गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। ऑनलाइन कक्षाएं आप ले रहे हैं और बहुत बढ़िया तरीके से आप स्वाध्याय में लगे हुए हैं। धन्यवाद के पात्र हैं आप। कक्षा 12 विषय अनिवार्य हिंदी संवाद से तो आपका जो चैप्टर चल रहा है उसमें आज अपन पाठ संख्या जो 10 है विभिन्न लेखन पाठ है 10 है। वो क्या है? पाठ का नाम है विभिन्न लेखन और विभिन्न लेखन के अंतर्गत अपन आज डायरी लेखन पढ़ेंगे। विद्यार्थियों क्या पढ़ेंगे? डायरी लेखन पढ़ेंगे। डायरी के बारे में आप जानते होंगे। जेब की डायरी है, उससे बड़ी डायरी है, दैनिक लेन देन की डायरी है, दैनिक हिसाब किताब की डायरी है। तो इसी क्रम में डायरी है वो अपने साहित्य के क्षेत्र में हिंदी भाषा के अंतर्गत साहित्य के क्षेत्र में भी है। वो डायरी लेखन का कार्य है वो पाठ के अनुरूप किया जाता है ना। जैसे आपने नाम सुना हो तो एन फ्रैंक की डायरी, एन फ्रैंक की डायरी। विद्यार्थियों ये आपने डायरी पढ़ी होगी है ना। एन फ्रैंक की डायरी जो द्वितीय विश्व युद्ध का जो घटनाक्रम था उसका इसमें वर्णन किया गया है। ठीक है विद्यार्थियों, इसमें द्वितीय विश्व युद्ध के घटना का वर्णन किया गया है। हाँ, एन फ्रैंक की जो डायरी थी उसमें द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो उस घटना का वर्णन किया गया था। अब आपका जो सिलेबस है उसमें डायरी लेखन किस प्रकार से किया जाना चाहिए, डायरी लेखन किसे कहते हैं आदि के संदर्भ में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। हाँ, लिखो आप डायरी, जिसे हिंदी में डायरी, जिसे हिंदी में डायरी, जिसे हिंदी में दैनंदिनी भी कहा जाता है, सामान्यतः किसी व्यक्ति के दैनिक जीवन का ब्यौरा, व्यक्ति के दैनिक जीवन का ब्यौरा, दैनिक जीवन का ब्यौरा होती है, परंतु साहित्य की इस विद्या को सामान्य डायरी से
थोड़ा सामान्य डायरी से थोड़ा सामान्य डायरी से थोड़ा अलग समझा जाना चाहिए, थोड़ा अलग समझा जाना चाहिए, अलग समझा जाना चाहिए। नवीनतम विद्याओं में से नवीनतम विद्याओं में से यह एक आत्मकथात्मक व भावप्रवण गद्य विद्या है, भावप्रवण विद्या है। अब परिभाषा को समझेंगे अपन। डायरी लेखन, ये डायरी की परिभाषा है कि डायरी जिसे हिंदी में दैनंदिनी भी कहा जाता है। जो डायरी है उसमें दैनिक लेखा जोखा करने के कारण इसे दैनंदिनी भी कहा जाता है। सामान्यतः किसी व्यक्ति के दैनिक जीवन का ब्यौरा होता है। डायरी है वो सामान्यतः किसी व्यक्ति के दैनिक जीवन का ब्यौरा होता है कि उसका रोजमर्रा का कार्यक्रम है वो किस प्रकार से उसने व्यवस्थित कर रखा है, तो दैनिक जीवन का ब्यौरा होती है। परंतु साहित्य की इस विद्या को सामान्य डायरी से थोड़ा अलग समझा जाना चाहिए। अब साहित्य के क्षेत्र में इस विद्या को सामान्य डायरी से, जो दैनिक डायरी होती है ना, उससे कुछ अलग समझना चाहिए। नवीनतम विद्याओं में से ये एक आत्मकथात्मक व भावप्रवण विद्या है। नवीनतम विद्याओं में से ये आत्मकथात्मक मतलब अपना स्वयं के द्वारा डायरी लिखी जाती है और उसके जीवन के जो अनुभव है ना, उसने जीवन में क्या अनुभव प्राप्त किए हैं तो वो अपनी एक डायरी के अंतर्गत लिखता है। तो विद्यार्थियों, यह है डायरी की परिभाषा। परीक्षा में प्रश्न आ जाए डायरी क्या होती है, इसे परिभाषित कीजिए, तो उस समय आपकी ये परिभाषा और समझाने की जो विधि है वो आपके काम में आएगी। ठीक है, अब आगे बात करते हैं डायरी की विशेषताएं। आगे बात करेंगे डायरी की विशेषताएं। डायरी की विशेषताएं। अब जो आप साहित्य के क्षेत्र में जो डायरी लेखन का कार्य करेंगे तो उस डायरी की क्या क्या विशेषताएं हैं जिनके कारण साहित्य के अंतर्गत इस डायरी लेखन विद्या को अपनाया गया। तो आप पॉइंट लगाएं डायरी की विशेषताएं और नंबर 1 लगा करके लिखो डायरीकार तात्कालिक संवेदनात्मक बाहु को अभिव्यक्ति देता है। डायरीकार तात्कालिक संवेदनात्मक बाहु को अभिव्यक्ति देता है। नंबर 2 लिखो डायरी लेखन विद्या में लेखक के आत्मीय गुण तथा प्रवृत्तियों की
तथा प्रवृत्तियों की अभिव्यक्ति होती है। नंबर 3 लगा के लिखिए। डायरी लेखन विद्या में डायरीकार समय और स्थान के संदर्भ को भी अपनी अभिव्यक्ति देता है। नंबर 4, डायरीकार का अपनी भावना के प्रति ईमानदार होता है। मतलब कि डायरी लिखने वाला है वो उसमें बढ़ा चढ़ा करके नहीं लिखता है, अपनी ईमानदारी दिखाता हुआ ही लिखता है। अगले संख्या 5, डायरी लेखन डायरीकार की प्रामाणिक अभिव्यक्ति होती है। प्रामाणिक अभिव्यक्ति होती है। 6, डायरीकार साहित्यिक संभावना के प्रति उदासीन नहीं रहता है। अगले 7, डायरी लेखन में सभी विद्याओं का स्पर्श रहता है। 8 नंबर, डायरीकार समय समय पर अतीत के अनुभवों की पुनर्समीक्षा करता हुआ आगे बढ़ता है। ये थी आपकी डायरी की विशेषताएं। ठीक है, अब अपना बिंदु बदलेंगे। संदर्भ ग्रंथ पाठ 10 का ही टॉपिक है ये, संदर्भ ग्रंथ। लिखो, संदर्भ ग्रंथ से तात्पर्य ऐसे ग्रंथ से है जो आवश्यकता अनुसार संदर्भ का स्रोत बने
संदर्भ का स्रोत बने। इस प्रकार के ग्रंथ में मुख्य घटनाएं लिखते जाना आप विद्यार्थियों। घटनाएं समाचार आदि संकलित संकलित किए जाते हैं ताकि आवश्यकता पड़ने पर इनका संदर्भ के रूप में प्रयोग किया जा सके है ना। संदर्भ ग्रंथ से आज से इस परिभाषा से समझिए संदर्भ ग्रंथ से तात्पर्य ऐसे ग्रंथ से है जो आवश्यकता अनुसार संदर्भ का स्रोत बने। इस प्रकार के ग्रंथ में मुख्य घटनाएं समाचार आदि संकलित किए जाते हैं ताकि आवश्यकता पड़ने पर इनका संदर्भ के रूप में प्रयोग किया जा सके। ठीक है, तो ये था संदर्भ ग्रंथ। आवश्यकता अनुसार संदर्भ का स्रोत बन सके, इस प्रकार के ग्रंथ में मुख्य घटनाएं होती हैं। संदर्भ में क्या मुख्य घटनाएं समाचार आदि संकलित किए जाते हैं ताकि आवश्यकता पड़ने पर इनका संदर्भ के रूप में प्रयोग किया जा सके। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है वार्ता। नेक्स्ट टॉपिक है वार्ता। अब वार्ता के संदर्भ में लिखो आप, थोड़ा हटा दो ऊपर वाले को, दिखने में दिक्कत हो रही होगी। वार्ता रेडियो प्रसारण की एक विशेष विद्या को वार्ता कहते हैं। प्राय यह वार्ताएं सांस्कृतिक वैज्ञानिक और आर्थिक विषयों पर
विषयों पर आधारित होती हैं, आर्थिक विषयों पर आधारित होती हैं। कुछ वार्ताएं कार्यक्रम विशेष के लिए भी होती, कार्यक्रम विशेष के लिए भी होती हैं, विशेष के लिए भी होती हैं। जैसे विद्यार्थियों के लिए वार्ता, विद्यार्थियों के लिए वार्ता, कृषकों के लिए वार्ता, कृषकों के लिए वार्ता, महिलाओं के लिए वार्ता, बच्चों के लिए वार्ता, महिलाओं के लिए वार्ता, बच्चों के लिए वार्ता, बच्चों के लिए वार्ता आदि। उतारो। वार्ता रेडियो प्रसारण की एक विशेष विधा को वार्ता कहते हैं। रेडियो प्रसारण की एक विशेष विधा को वार्ता कहते हैं। प्रायः यह वार्ताएं सांस्कृतिक, वैज्ञानिक और आर्थिक विषयों पर आधारित होती है। कुछ वार्ताएं कार्यक्रम विशेष के लिए भी होती हैं, जैसे विद्यार्थियों के लिए वार्ता, कृषकों के लिए वार्ता, महिलाओं के लिए वार्ता और बच्चों के लिए वार्ता आदि। अब हम आगे बात करेंगे। आपने जो संवाद सेतु चैप्टर पढ़ा है ना, उस चैप्टर में अलग अलग मैंने जो लेसन करवाए हैं और उनमें से कुछ हर पार्ट के मैंने क्या समझाए हैं, लेसन समझाए हैं, क्वेश्चंस समझाए हैं। संवाद सेतु में पाठ संख्या 6, 7, 8, 9, 10 तो इस प्रकार से अलग अलग पार्ट हुए। अलग अलग पार्ट का मैंने पार्ट बना करके उनको समझाया, हर पार्ट के प्रश्न उत्तर बताइए। तो ठीक उसी प्रकार से हम इस पार्ट के भी प्रश्न उत्तर हल करेंगे। ठीक है विद्यार्थियों, कौन से प्रश्न हैं वो परीक्षा की दृष्टि से बढ़िया बनते हैं और उन प्रश्नों का उत्तर किस प्रकार से दिया जाना चाहिए मैं पॉइंट के रूप में समझा रहा हूँ आपको। तो लिखो सबसे पहले रिपोर्ट और रिपोर्टाज में अंतर बताइए। रिपोर्ट और रिपोर्टाज में अंतर बताइए। ठीक है। अब विद्यार्थियों आपने रिपोर्ट भी पढ़ी है, रिपोर्टाज भी पढ़ा है, इनमें क्या अंतर है वो मैंने आपको उस समय चैप्टर पढ़ाया था। उस समय बताया था कि रिपोर्ट अंग्रेजी में जिसको रिपोर्ट कहते हैं, साहित्यिक क्षेत्र में रिपोर्ट को ही रिपोर्टाज कहा जाता है। तो अब आप है वो इस प्रकार का यदि बोर्ड में प्रश्न आए
कि रिपोर्ट और रिपोर्टाज में अंतर बताइए। तो आप किस प्रकार से हल करेंगे, ठीक है। तो आप इसका हल लिखेंगे कि रिपोर्ट क्या है और रिपोर्टाज क्या है, रिपोर्ट को किस प्रकार से लिखा जाता है और रिपोर्टाज को कैसे लिखा जाता है। तो लिखना शुरू करेंगे। रिपोर्ट व रिपोर्टाज की विषय वस्तु, रिपोर्ट व रिपोर्टाज की विषय वस्तु एक ही होते हुए भी प्रस्तुतिकरण की दृष्टि से भिन्नता लिए हुए है। रिपोर्ट जहाँ किसी घटना का यथा तथ्य वर्णन है, वहीं रिपोर्टाज किसी घटना की कलात्मक अभिव्यक्ति। रिपोर्ट नीरस होती है जबकि रिपोर्टाज सरस होता है। रिपोर्ट सामान्य शैली में लिखी जाती है, जबकि रिपोर्टाज रेखा चित्र शैली में लिखा जाता है। रिपोर्ट घटना होती है जबकि रिपोर्टाज में कथा तत्व का मिश्रण रहता है। संवेदनशीलता रिपोर्ट का आवश्यक तत्व नहीं है, जबकि रिपोर्टाज में इसकी उपस्थिति आवश्यक मानी गई है। रिपोर्ट से भिन्न रिपोर्टाज एक साहित्यिक विद्या है। रिपोर्टाज एक साहित्यिक विद्या है। ठीक है विद्यार्थियों। अब अगला देखो, हमें यात्रा क्यों करनी चाहिए। यात्रा वृत्तांत पढ़ा था ना, हमें यात्रा क्यों करनी चाहिए। हमें यात्रा क्यों करनी चाहिए। लिखो इस प्रश्न का हल। देखो, हमें यात्रा क्यों करनी चाहिए। मनोरंजन के लिए तो यात्रा होती है, लेकिन इसके साथ में क्या है कि हमें दूर दराज के परिवेश को देखें, वहाँ के वातावरण परिस्थिति, वहाँ का जनजीवन, है ना, बहुत सारी कुछ जानकारी अपने को प्राप्त होती है। इस कारण हमारे को यात्रा करनी चाहिए। विद्यार्थियों लिखेंगे आप थोड़ा सा इस संदर्भ में, हमारे आसपास का संसार अति वैविध्यपूर्ण है, क्योंकि विविधताओं से भरा हुआ है।
तो आसपास का संसार वैविध्यपूर्ण है, इसे जानने समझने व इसके वैविध्य का या विविधता, इसके वैविध्य का आनंद लेने के लिए हमें यात्रा करनी चाहिए। यात्रा मनुष्य को जो तटस्थ दृष्टि देती है, वह रोज के द्वंद्वपूर्ण जीवन में रहकर प्राप्त नहीं होती। यह व्यक्ति को उसके निजी जीवन के दबावों से कुछ समय के लिए मुक्त करती है। इसके माध्यम से नए वातावरण, नई परिस्थितियों और नए व्यक्तियों के साथ अधिक स्वस्थ और स्वाभाविक संबंध स्थापित होता है। वही नए व्यक्तियों से मिलेंगे, नई जानकारी प्राप्त होंगी, स्वभाव के बारे में पता चलेगा। हाँ लिखो, अतएव जीवन को आनंद से जीने के लिए यात्रा करनी चाहिए। आगे लिखो, डायरी लिखने के कारण। डायरी क्यों लिखी जाती है, ऐसे समझना चाहे तो ऐसे समझ सकते हो। डायरी क्यों लिखी जाती है? डायरी क्यों लिखी जाती है? डायरी क्यों लिखी जाती है, क्या जरूरत पड़ती है? लिखे आप। जीवन परिवर्तनशील और गतिशील है। जीवन परिवर्तनशील और गतिशील है, अतः वह प्रत्येक दिन एक नए अनुभव का साक्षी बनता है। इन्हीं अनुभवों को शब्दों में पिरोने का कार्य है डायरी लेखन। डायरी बीते हुए जीवन की वर्तमान जीवन से तुलना का एक माध्यम है। यह हमें बताती है कि हम में कितना परिवर्तन हुआ। हमने जीवन को किस ढंग से जिया है,
क्या खोया है, क्या खोया है, और क्या पाया है, और क्या पाया है, इसका विश्लेषण करने का, इसका विश्लेषण करने का एक माध्यम है डायरी, एक माध्यम है डायरी। अतः व्यक्ति अपने जीवन में, अतः व्यक्ति अपने जीवन में घटी घटनाओं को विस्मृति से, घटी घटनाओं को विस्मृति से बचाने के लिए तथा उसे भावी जीवन की, तथा उसे भावी जीवन की आधारशिला बनाने के लिए, आधारशिला बनाने के लिए डायरी लिखता है, डायरी लिखता है। अगला बिंदु रेडियो, हाँ, रेडियो वार्ता को, रेडियो वार्ता को सफल बनाने के लिए, सफल बनाने के लिए किन बातों का, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, लिखो रेडियो, है ना, रेडियो वार्ता को सफल बनाने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। लिखो रेडियो वार्ता को, रेडियो वार्ता को सफल बनाने के लिए, सफल बनाने के लिए निम्न बातों का, निम्न बातों का ध्यान रखना, निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, कठिन गद्य शैली की अपेक्षा, कठिन गद्य शैली की अपेक्षा सरल सुबोध शैली का, सरल सुबोध शैली का प्रयोग होना चाहिए। ठीक है भाई, कठिन गद्य शैली की जगह सरल सुबोध शैली का प्रयोग होना चाहिए। नंबर 2, विषय को रोचक बनाकर, विषय को रोचक बनाकर प्रस्तुत करना चाहिए, विषय को रोचक बनाकर प्रस्तुत करना चाहिए। नंबर 3, वार्ता में उदाहरण देकर, वार्ता में उदाहरण देकर बात को स्पष्ट रूप से समझकर, बात को स्पष्ट रूप से समझकर स्पष्ट करना चाहिए। नंबर 4, भाषा सरल से सरल हो, है ना, लैंग्वेज है ना वो, भाषा सरल से सरल हो ताकि सभी प्रकार के श्रोता, ताकि सभी प्रकार के श्रोता उसे आसानी से समझ सके, आसानी से समझ सके। नंबर 5, वार्ता के वाक्य सरल हो, वार्ता के वाक्य सरल हो और ऐसे हो जिन्हें, और ऐसे हो जिन्हें
ग्रामीण अंचल के हमारे सभी नागरिक भी समझ सके। ठीक है, इसके बाद में डायरी साहित्य का वर्गीकरण। डायरी साहित्य का वर्गीकरण। डायरी साहित्य का वर्गीकरण। डायरी साहित्य का वर्गीकरण। लिख विद्यार्थी लिखना। डायरी साहित्य का वर्गीकरण मुख्यतः 4 श्रेणियों में किया जा सकता है। डायरी साहित्य का वर्गीकरण 4 भागों में किया जा सकता है। ठीक है, किया जा सकता है। नंबर 1 तो है व्यक्तिगत डायरियां। नंबर 2 वास्तविक डायरियां। वास्तविक डायरियां। नंबर 3 काल्पनिक डायरियां। और नंबर 4 है साहित्यिक डायरियां। ठीक है, तो डायरी साहित्य का वर्गीकरण मुख्यतः 4 श्रेणियों में किया जा सकता है, 4 भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 व्यक्तिगत डायरियां, 2 वास्तविक डायरियां, काल्पनिक डायरियां, साहित्यिक डायरियां। अब इनके संदर्भ में एक एक 2 लाइन लिख ले विद्यार्थियों। तो सबसे पहले आप लिखो नंबर 1 लगा करके व्यक्तिगत डायरियां, और इस संदर्भ में लिखना शुरू करो। इस प्रकार की इस प्रकार की डायरी का संबंध व्यक्ति विशेष से होता है। इसमें लेखक के निजी जीवन में घटित घटनाओं, उसकी निजी अनुभूतियों और निजी विचारों को लिखा जाता है। इस प्रकार की डायरी गोपनीय होती है, क्योंकि पर्सनल डायरी है ना, गोपनीय होती है। इस प्रकार की डायरी गोपनीय होती है। अब नंबर 2 लगाओ वास्तविक डायरियां। नंबर 2 लगा करके लिखेंगे वास्तविक
डायरियाँ। व्यक्तिगत डायरी अपने आप में, व्यक्तिगत डायरी अपने आप में यथार्थ लिए हुए होती हैं, अतः यह वास्तविकता के अत्यंत नज़दीक होती हैं, वास्तविकता के अत्यंत नज़दीक होती हैं। इस प्रकार की डायरी को वास्तविक श्रेणी की डायरी भी कहा जा सकता है। नंबर 3, काल्पनिक डायरियाँ। काल्पनिक डायरियाँ लिखो। काल्पनिक डायरी में कल्पना के तत्व को स्थान दिया जाता है। यह वास्तविक श्रेणी की डायरी से भिन्न यथार्थता के साथ साथ कल्पना को भी समाविष्ट करती हुई पाठक के लिए अधिक रुचिकर बन जाती है। पाठक के लिए अधिक रुचिकर बन जाती है। इसके बाद में लिखेंगे आप साहित्यिक डायरियाँ लिखो। साहित्यिक डायरी विशेषतः पाठक के लिए लिखी जाती है ना। साहित्यिक डायरियाँ विशेषतः पाठक के लिए लिखी जाती है। पढ़ने वाला होता है उसको बोलते हैं पाठक। अतः इस प्रकार की डायरी में रचना शैली, ललित कल्पना, मनोविश्लेषण, तर्क, कविता, आत्माख्यान आदि प्रवृत्तियों का समन्वय रहता है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, समाज सेतु का जो आपका चैप्टर था वो कंप्लीट हो जाता है। और मैंने जितना भी आपको अलग अलग पार्ट में बांट करके आपके जो ये लेसन करवाए हैं 5, तो आप इनको कंठस्थ करेंगे और याद करेंगे। नोट्स के रूप में मैंने लिखवा दिए हैं, समझेंगे आप अच्छे तरीके से। समझने के बाद में आपका जब जो टेस्ट होगा उस टेस्ट में आप खरे उतरेंगे और आप तैयारी करें, क्योंकि ये चैप्टर है वो आपके परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण था। अब नेक्स्ट पार्ट लेकर के आपके लिए हम नेक्स्ट डे आएंगे। तब तक के लिए अलविदा। थैंक्स यू, धन्यवाद।